की हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी। दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला लगातार जारी। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश। सरकारी कर्मचारी आरएसएस कार्यक्रमों में हो सकेंगे शामिल। 30 नवंबर 1967 में केंद्र सरकार ने लगाया था प्रतिबंध। छात्रों ने विशेष बस सेवा को लेकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने कांदनी में नेशनल हाईवे को किया जाम। प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक हुआ प्रभावित। आज से हुई सावन के पावन महीने की शुरुआत। सावन का पहला सोमवार शिवमय हुआ जम्मू का माहौल। जम्मू के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। शिव भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, राजौरी चलते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गुंदा इलाके में सुबह संदिग्ध आतंकियों ने सेना की पिकेट पर हमले के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन में एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। राजौरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर गुंदा इलाके की अगर बात की जाए तो वहां पर संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद आपको बता दें ऑपरेशन जारी हुआ। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी चल रही है और फिलहाल एक आतंकी मारे जाने की खबर भी सामने आई है। इलाके की घेराबंदी करके जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सिलसिलेवार ढंग से अगर बात की जाए तो आतंकियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है और एक आतंकी ढेर होने की खबर सामने आई है। चलिए, इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, बताइएगा कि क्या कुछ अपडेट जो है इस खबर को लेकर सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गुंदा जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों की बात की जाए तो उनके बीच भी गोलीबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है और इस ऑपरेशन के चलते एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। जम्मू की अगर बात की जाए और कश्मीर की अगर बात की जाए तो अब आतंकवाद को लेकर नकेल जो है वो प्रशासन द्वारा कसी गई है, बैठकें हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी तैनात है। चलिए जमशीद, बताइएगा कि क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस खबर को लेकर। रूपाली, बिल्कुल इस खबर को लेकर एक ताजा अपडेट जरूर रही है कि जहां पुरुषोत्तम कुमार के घर पर भी हमला हुआ था। बीडीसी जो मेंबर हैं उनके घर पर भी आज सुबह हमला हुआ था। उनके घर में 2 जानवरों की मौत हुई है इस हमले में। इस तरह हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें एक सिविलियन भी कश्मीर की राजौरी की अगर बात की जाए तो हमारे साथ यहाँ पे अभी जमशीद जुड़े हैं। जमशीद, जानकारी दीजिएगा कि क्या कुछ अपडेट है। रूपाली, बिल्कुल इसमें जो ताजा अपडेट आई है उसमें यही आ रहा है कि जहां पुरुषोत्तम कुमार के घर पर जो हमला हुआ था उस हमले में 2 जानवरों की मौत हुई है। इस तरह पुरुषोत्तम कुमार का एक नजदीकी जो रिश्तेदार है वो भी इसमें घायल हुआ है और एक जवान भी घायल हुआ। और उसके बाद सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जहां तक बात करें अभी भी रुक रुक कर गोलियों की आवाजों का सिलसिला लगातार इन इलाकों में देखने को मिला है। हालांकि पिछला कुछ अर्सा से अगर हम बात करें, जब सुबह जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू रीजन में मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा माफ कीजिएगा मिला। चाहे जम्मू की बात करें, डोडा रेंज की बात करें या रियासी की, और उसके बाद अब राजौरी का यह गुंदा इलाका है, इसके बिल्कुल साथ रियासी का लगने वाला इलाका है। क्योंकि पुरुषोत्तम कुमार को हालिया दिनों में हमने देखा शौर्य चक्र से नवाजा गया था, क्योंकि पुरुषोत्तम कुमार ने इस इलाके में एक मिलिटेंट को मार गिराया था, जिसके बाद इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया और आज इनके घर पर ही हमला हुआ है। हालांकि फौज की चौकी और पुरुषोत्तम के घर में ज्यादा दूरी नहीं है,
इसलिए दोनों जगहों पे एक साथ ही हमला देखने को मिला। रूपाली, बिल्कुल जमशीद, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि एक आतंकी के मारे जाने की भी खबर सामने आई है, तो क्या आर्मी ऑफिशियल्स के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है? रूपाली बिल्कुल, जहां तक सुबह से ही सोशल मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि इसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसकी शिनाख्त या पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने पीआरओ डिफेंस से बात की थी। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक मिलिटेंट की बॉडी को रिकवर नहीं कर लिया जाता तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जाती। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर जरूर निकलकर सामने आ रही है कि इसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इस मिलिटेंट की बॉडी को रिकवर करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस इलाके में कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार फायरिंग की आवाजें अभी भी इस इलाके से सुनाई दे रही हैं। देर शाम तक जब तक मिलिटेंट का खात्मा होता है उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि इसमें मिलिटेंट कितने मारे गए और कहां के थे। हालांकि इस इलाके में ये जरूर कहा जा रहा है कि विदेशी मिलिटेंट हैं जो एक्टिविटी सरगर्म हैं, वही हैं, लोकल नहीं है। इसको देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि ये मिलिटेंट भी विदेशी होंगे जिन्होंने ये हमला किया है। रूपाली, बिल्कुल जमशेद, इसी के साथ कितने जवान घायल होने की खबर सामने आ रही है अभी तक? रूपाली, जहां तक सुबह खबर आई थी कि इसमें एक जवान सेना का घायल हुआ है, उसके बाद ये खबर आई थी कि एक सिविलियन भी इसमें घायल हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है जो जवान घायल हुआ उसको गोली लगी है, मगर सिविलियन किस तरह घायल हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि सिविलियन को गोली लगी या सिविलियन कैसे घायल हुआ, ये इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है। सिर्फ एक जवान के घायल होने की इसमें पुष्टि जरूर हुई है, मगर उसके बाद जहां तक इस इलाके की बात करें, क्योंकि इस इलाके के बारे में आपको और बताता चलूं, ये इलाका 10 साल पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि इस इलाके में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। उसके बाद हालात काफी बेहतर हुए। उसके बाद खास करके अगर इन इलाकों की बात करें, वीडीसी बहुत काम करते नजर आई थी। इस वक्त बहुत बड़े चैलेंज इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका और पहाड़ी इलाके के साथ ही घना जंगल और जंगल के साथ इस वक्त राजौरी के अंदर मक्की की फसल वो भी खड़ी हो चुकी है। उसके साथ घना घास भी है, जिसके कारण कई परेशानियां जरूर सेना को झेलनी पड़ रही हैं, जिसके चलते ये सर्च ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस इलाके में पहाड़ी इलाका होने के कारण कहां से कब फायर है इसको देखते हुए मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत अभी तक नहीं दी जा रही है। रूपाली, बिल्कुल जमशीद, इसी के साथ अगर आतंकी हमलों को लेकर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में लगातार सिलसिलेवार ढंग से आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, तो कितना ज्यादा जरूरी है अब जहां एक तरफ बैठकें प्रशासन द्वारा की जा रही है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन आतंकियों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपनाना कितना ज्यादा जरूरी है? रूपाली बिल्कुल, अगर बात करें हम जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन दोबारा काफी एक्टिव देखने को मिल रहा है, जिसके तकरीबन डिस्ट्रिक्ट, खास करके हम डोडा की बात करें, उधमपुर की बात करें, रियासी की बात करें, कठुआ की बात करें या राजौरी और पुंछ की बात करें, इन इलाकों में मिलिटेंसी काफी एक्टिव हुई है पिछले कुछ अर्सा से, जिसको लेके कई बड़े फैसले भी लिए गए। हालांकि राजौरी के अंदर लगातार इस तरह के मामले देखने को मिले जहां कई हमले मिलिटेंटों ने किए, जिसमें कई जवान शहीद हुए, मगर उसके बाद लगातार इस इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि खास करके इस बार जो मिलिटेंटों की तरफ से एक्टिविटीज हैं वो सुबह जम्मू के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही हैं, ना कि वादी के अंदर। हालांकि इससे पहले इस तरह की खबरें हमेशा हर रोज जहां वादी के लिए सुनते थे, मगर पिछले कुछ अरसा से लगातार इस तरह की खबरें जम्मू डिवीजन के लिए अंदर से सुनने को मिल रही हैं, जिसके चलते अब पूरी तरह सेना ने भी अपने कदम मजीद आगे बढ़ाए हैं और आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयां सेना की तरफ से इनके खिलाफ की जा सकती हैं, क्योंकि लगातार सेना की तरफ से जंगल का चप्पा चप्पा छानने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इन इलाकों में मिलिटेंटों ने काफी पिछले अरसे में हमले किए, जिसके बाद सेना की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। रूपाली, चलिए जमशीद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। और राजौरी में इस वक्त आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जहां पर एक तरफ गोलीबारी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देखी गई। एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आई है। शाम को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी कि कितने आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। फिलहाल अगली खबर पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में अब सरकारी कर्मचारी की भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। 30 नवंबर 1967 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब सरकारी कर्मचारी जो है इस आरएसएस के गतिविधियों की बात करें तो उसमें अब शामिल हो सकेंगे। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की अगर बात करें तो आपको बता दें इस वक्त एक बड़ा फैसला 58 साल के बाद लिया गया है, जहां पर अब सरकारी कर्मचारी जो है
भाग ले सकेंगे। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राजेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बताइएगा कि एक बड़ा फैसला 58 साल के बाद लिया गया है, तो क्या कुछ अब सरकारी कर्मचारियों की तरफ से फिलहाल इस फैसले को लेकर नजरिया सामने आया है? मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पदाधिकारी नहीं हूं। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्याध्यक्ष हूं प्रदेश का। और दूसरा ये है कि ये जो भी फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारत के नागरिकों के कुछ एक सेक्शन के ऊपर प्रतिबंध ऐसा बताया गया है कि लगा था, जो प्रतिबंध उन्होंने उठा दिया है। करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रोचित कार्य कर रहा है, व्यक्ति का निर्माण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर रहा है जो कि राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र का कर्मचारी है, चाहे वो स्टूडेंट है। किसी भी क्षेत्र में जिसकी भी कोई भूमिका है, वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। ऐसा ही मेरी जो समझ में आया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है। और अब अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में समाज के किसी वर्ग को शामिल होने से रोका गया था किसी समय में, तो मैं समझता हूं कि उसको मूलभूत मानवाधिकारों का वो हनन था। उस समय की सरकारों की मनोस्थिति क्या रही होगी कि एक राष्ट्र हित में कार्य करने वाली संस्था, उससे कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाए कि आप राष्ट्रहित का कार्य ना करें। तो ऐसी मनोस्थिति में उस समय की सरकारें गुजर रही थी। मैं समझता हूं कि इतिहास को, हिस्ट्री को एक रिविजिट करने की भी जरूरत है कि कौन लोग उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, उनकी मानसिकता क्या थी, और क्या वो हमारे दुश्मन देशों के इन्फ्लुएंस में थे कि भारत राष्ट्र के रूप में विकसित ना हो, भारत का अमुक आदमी जो है राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान ना दे सके। इस सरकार ने ऐसा कार्य किया है, वो अनोमली दूर की है। इस सरकार का मैं शुक्रगुजार हूं। और इस तरह की अगर कोई और भी अनोमली पिछली सरकारों ने 60-70 साल के कार्यकाल में की हैं, तो वो भी दूर होनी चाहिए। राजेश जी, यहीं पे एक मेरा सवाल है कि 3-4 राज्यों में प्रतिबंध जो है वो नहीं लगा हुआ था, लेकिन आरएसएस ने, अब बात की जाए या भाजपा की, तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तो क्या कुछ लगता है इतना समय क्यों लगा ये प्रतिबंध हटाने पे? देखिए, हो सकता है कि काम करने वाले होते हैं, इतने लंबा चौड़ा काम हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश के इतने सारे काम, बहुत सारे कानून पीछे उन्होंने निरस्त भी किए हैं। भारतीय दंड संहिता जो है अब एग्जिस्टेंस में आई है, नई पार्लियामेंट बनी है, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। तो हम किसी भी वक्त जो काम हो, हम हमेशा कह सकते हैं कि इट इज लेट, बट इट इज नेवर टू लेट। ये भी हमें सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल वो काम तो किया है, तो अब हमें इसका जो जिसका रिजल्ट है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक एनोमली जो थी वो दूर हो गई है। मुझे लगता है कि इस बात से हमें संतुष्ट होना चाहिए। उसके एनालिसिस में ना जाएं। अगर एनालिसिस करना है तो इस पे जाएं कि किन परिस्थितियों में किन लोगों ने, किन सरकारों ने, किन के द्वारा प्रेरित होकर इस तरह का इलीगल प्रतिबंध जो है वो लगाया। राजेश जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि विश्व हिंदू परिषद इस प्रतिबंध को हटाने के फैसले को किस तरीके से देखती है? विश्व हिंदू परिषद राष्ट्र निर्माण की दिशा में उठाए गए किसी भी कदम का स्वागत करती है, और ये महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत 1968 में या 70 में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वंचित किया गया। आज उनको वो अधिकार वापस किया गया है कि आप भी राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सहयोग दें। मैं समझता हूं इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अब अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां पर हम बात करें, डोडा में चलते हैं। तो विशेष बस सेवा की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने कांदनी में नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया है। स्कूली छात्रों के इस प्रदर्शन के कारण हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डोडा की अगर बात करें तो फिलहाल वहां पर आपको बता दें, विशेष बस सेवा
की मांग को लेकर छात्रों ने जो है प्रदर्शन किया, बच्चों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद घंटों वहां पर जाम देखने को मिला। जाम की स्थिति के कारण जो यातायात है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, जिससे जो आने जाने उस रोड पर ट्रैवल करने वाले लोग थे उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दें, स्कूली बच्चों ने विशेष बस सेवा की मांग की है, जिसको लेकर आज डोडा के कांदनी में ये प्रदर्शन किया गया। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा कि विशेष बस सेवा का ये प्रदर्शन जब चला तो क्या कुछ फिलहाल बच्चों की तरफ से मांग है और क्या कुछ आश्वासन उन्हें दिया गया है? बिल्कुल, देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार इस तरह की खबरें जो है इस इलाके से आ रही थी और अब जो है लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि डोडा का जो कांदनी इलाका है, ठाठरी के बीच में बिल्कुल ये कांदनी का इलाका पड़ता है। पता चलता है कि इस इलाके में काफी दिनों से इस तरह की डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स में देखी जा रही थी। जिस तरह से बच्चों की तरफ से ये इल्जाम लगाए गए हैं कि जब भी इस हाईवे से कोई गाड़ी निकलती है, इस हाईवे से जब हम गुजरते हैं तो कोई गाड़ी वाला हमें जो है उठाता नहीं है, चाहे वो कोई बस हो या बाकी सारी पैसेंजर गाड़ियां हो, वो हमें उठाती नहीं है। तो जब हम अक्सर अब ड्राइवर से पूछते हैं या कैलेंडर से पूछते हैं तो ये बहाना करता है कि हमारे पास जो गाड़ी में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं तो हम कहां पे आपको बिठाएंगे, यानी कि बहानेबाजी की जाती है। और इसके बाद भी, इससे पहले भी इन बच्चों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत की थी, मगर कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे बच्चे जो है वो सड़कों में बैठे, चक्का जाम काफी देर तक ये नेशनल हाईवे 244 रहा, जहां पे खुद आप देख सकते हैं कि तहसीलदार भी वहां पे पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी पहुंचे। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ट्रैफिक डीएसपी जो शमशेर सिंह जी हैं, उनकी टीम सबसे पहले वहां पे पहुंची, बच्चों से बातचीत की और इनको यकीन दिलानी करवाई कि जल्द से जल्द आपकी डिमांड जो भी है वो पूरी करवाई जाएगी और एक्स्ट्रा गाड़ियां इस इलाके के अंदर लगाई जाएंगी, जो ज्यादा फोकस स्टूडेंट्स पे करेगी। क्योंकि बच्चों की तरफ से इस तरह के इल्जाम भी लगाए जा रहे थे कि टाइमली हम स्कूल नहीं पहुंचते, हमारी क्लासेस छूट जाती हैं, चाहे गर्मियां हो सर्दियां हो। इस तरह का जो है आने वाले टाइम में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सफर स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये चीजें बच्चों ने जब रखी, उसके बाद बीच का रास्ता जब नहीं ढूंढा गया, आज इन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, इनको यकीन दहानी करवाई गई, तो देखना होगा क्या ये यकीन दहानी जो करवाई गई है जमीनी सतह पे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इनको जो है बीच का रास्ता जो बताया गया है उसको हल निकाला जाता है। ये आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स, अगर उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया, खाली सोशल मीडिया पे ये बातें रखी गई है, तो मुझे लगता है ये बच्चे फिर उसके बाद जो है सड़कों पे आ सकते हैं। जी वसीम, क्या कुछ लगता है, अभी वहां पर प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसी के साथ अगर जाम की स्थिति की बात करें तो घंटों जाम जो है वहां पर कांदनी में लगा रहा, तो इस वक्त अगर यातायात जो प्रभावित हुआ है उसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल तो रास्ते को कुछ मिनट पहले जो है खोल दिया गया है, काफी एफर्ट्स के बाद, क्योंकि जो सफर वहां पे लोग कर रहे थे, चाहे वो किश्तवाड़ जा रहे थे, किश्तवाड़ से डोडा की तरफ लोग आ रहे थे या डिफरेंट एरियाज की तरफ जा रहे थे, वो लोग तो काफी सफर हुए, घंटों उनने रास्ते में बिताए। एक तरफ से गर्मी आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, धूप में बच्चे घरों से बाहर आए, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी सड़कों पे आए थे, उनके जो घर के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो भी सड़क पे आए थे, और खास करके वो लोग सड़क पे आए थे जिन लोगों को गाड़ियां उठाती नहीं है, यानी कि उनको ये बहाना किया जाता है कि हमारे पास ऑलरेडी सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई हैं। तो ये बहानेबाजी काफी टाइम से चल रही थी। अब जो है यकीन दहानी जहां पे करवाई गई है, तो लगता है कि जल्द से जल्द उनको राहत की सांस मिलेगी और आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है वो इस तरह की नौबत नहीं देंगे आने, और खास करके ट्रैफिक विभाग इस तरफ ध्यान देगा ताकि स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में सड़कों पे ना आएंगे। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी में डोडा के कांदनी से ये खबर सामने आ रही थी, जहां पर बच्चों ने विशेष बस सेवा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और यातायात भी इस प्रदर्शन के कारण घंटों तक प्रभावित रहा। फिलहाल प्रशासन द्वारा इन बच्चों को आश्वासन दिया गया है, अब देखना है कि प्रशासन अपनी बात पर कितना खरा उतरता है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। आज पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को काफी प्रिय है और सावन का ये महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। भगवान भोले की कृपा पाने के लिए यह महीना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि सावन के पावन महीने में विधि पूर्वक भगवान शंकर
शंकर की पूजा अर्चना करने और उनके निमित्त व्रत रखने से वे अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती का भी भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। मंदिरों के शहर जम्मू में भी सावन महीने की शुभारंभ के साथ पूरा शहर जो है वो शिवमय हो गया है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया और उनकी पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चलिए इसी के साथ देहरादून चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आपके इस योगदान देने की जो कालखंड शुरू हुआ है, उस कालखंड के लिए आपको पहले दिन से अपने मन में कुछ संकल्प, कुछ अपना प्लान, कुछ अपनी दिनचर्या, अपने जीवन का अनुशासन, अपने जीवन का ध्येय ये जरूर निश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले दिन से आज से अपने जीवन के लिए कुछ चीजें तय कर लेंगे, कुछ मानदंड तय कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी आगे काम करने। ये सोचिए कि ये जो आपको ये काम करने का अवसर मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है, ये दायित्व मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। और एक बात मैं कह सकता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपके मन को संतोष होगा और आपका ये पूरा जीवन जो आगे आने वाला है, ये पूरा जीवन तो सफल होगा ही होगा। ये तय मानिए कि आगे आने वाले, अगर ये जीवन आपने सफल कर लिया, तो आगे आने वाले जितने भी जीवन हैं वो सारे के सारे जीवन आपके सफल हो जाएंगे। साथियों, जब मैं शहरी विकास की बात करता हूं तो जरूर एक बात कहता हूं कि शहर किसी भी सभ्यता, राज्य और राष्ट्र की समृद्धि के सूचक होते हैं एवं शहरों को विकास का इंजन भी माना जाता है। हमारी सरकार प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों को मुकाबले अधिक विकसित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सभी शहरों की साफ सफाई है, शहरों का विकास है और इस समय में भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ शहरों के नवीनीकरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है और इनका मुख्य उद्देश्य है इन योजनाओं का कि बिना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, क्योंकि आज हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। हमको इकोलॉजी को बचाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है और दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। हमको आगे बढ़ना है क्योंकि विकास भी हमको जरूरी है और इसलिए शहरी विकास का कार्य केवल निर्माण या विस्तार नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे शहरों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुधारना है और उनके लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं आधुनिक प्रवेश उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता है। शहरी विकास विभाग में नियुक्ति पाने वाले आप सभी हमारे आज 85 कर्मशील जो व्यक्ति हैं, हमारे नवोदित, उन सब पर यह जिम्मेदारी रहेगी शहरी विकास की परियोजनाओं को सही दिशा में उनको पूरा किया जाए और तय समय पर उनको पूरा करें। और यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी स्कीम जो हमारी स्कीमें बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, वो जन सहभागिता से बने और उसमें इस टैगलाइन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, नथिंग फॉर यू विदाउट यू। यानी कि कई बार योजनाएं बड़ी बन जाती हैं, लेकिन जिनके लिए हम योजनाएं बनाते हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो लाभ लेने वाले हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, जो कई बार उस दिशा में ध्यान नहीं जाता है और कई जो स्कीमें हैं इसलिए सफल नहीं होती है क्योंकि जो लाभ लेने वाले हैं
उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है इसका उपयोग करने के लिए। इसलिए आप सब लोग नवोदित भी हैं, उदयमान हैं, तो इस पर आप सबका विशेष ध्यान रहना चाहिए और इसके लिए हमें टीम वर्क है, नवाचार है और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से कार्य भी करना होगा। जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, वहां एक बात आपके हमेशा स्मरण में रहनी चाहिए कि आप जो भी काम करेंगे उस काम का असर, आपके हर निर्णय का जो प्रभाव है वो लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी भी आप सबके कंधों पर है, चाहे वो शहरी विकास हो, चाहे उच्च शिक्षा की हो, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने कार्य में मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। आपकी मेहनत और प्रयास